हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम फेज खड़का। देखो, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्कस किया था, इसमें हमने बहुत सारे तरीके लिखे थे भाई, कौन कौन से तरीके हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है उसको, सॉरी जो अनपोलराइज लाइट है उसको प्लेन पोलराइज लाइट में यदि हमें कन्वर्ट करना है तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था बाय रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने ब्रूस्टर लॉ है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसमें जो सेकंड मेथड है वो हमारा है डबल रिफ्लेक्शन, सॉरी डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एक मेथड है हमारे पास जिसमें अनपोलराइज लाइट को हम प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, डबल रिफ्रैक्शन नाम से ही क्लियर है। डबल रिफ्रैक्शन का मतलब है दो बार रिफ्रैक्शन, या डबल रिफ्रैक्शन का मतलब है एक ही अनपोलराइज लाइट का दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, या एक अनपोलराइज लाइट है दो रिफ्रैक्टेड लाइट में कन्वर्ट हो रही है। दो बार डबल रिफ्रैक्शन का मतलब ये मत समझना भाई तुम दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको वर्ड को देख के ऐसा लग रहा होगा भाई दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है डबल रिफ्रैक्शन में, कोई हमारे पास क्रिस्टल है, एक अलग टाइप का क्रिस्टल होगा ये, इस क्रिस्टल में से किसी अनपोलराइज लाइट को हम पास करवाएंगे। कोई अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट का मतलब तुम्हें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक रैंडम डायरेक्शन में इक्वल प्रोबेबिलिटी से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जब इसको पास करवाएंगे ये दो पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये इस क्रिस्टल से पास करेगी, एक अलग टाइप का क्रिस्टल होगा, ठीक है, जब इस क्रिस्टल से लाइट पास करेगी अनपोलराइज लाइट तो दो रिफ्रैक्टेड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दो रिफ्रैक्टेड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो जो दोनों लाइट होगी, एक ऑर्डिनरी लाइट होगी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट होगी। एक ई रे कह देते हैं जिसको, एक ई रेस, और दूसरी होगी ओ रेस। ओ रेस का मतलब है ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी रेस, और ई रेस का मतलब है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस। ठीक है, अब ये ई रेज ओ रेज है, ये क्या है, ये दोनों बेसिकली प्लेन पोलराइज लाइट है, ये दोनों बेसिकली प्लेन पोलराइज लाइट है। और इनका जो, अब इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें, ये दोनों प्लेन पोलराइज लाइट है, मतलब इनमें क्या डिफरेंस है। जो ऑर्डिनरी रे होगी, देखो जब भी किसी अनपोलराइज लाइट को हम, एक पर्टिकुलर टाइप का हमारे पास क्रिस्टल होगा जिसे डबल रिफ्रैक्शन क्रिस्टल भी कह देते हैं या डबली रिफ्रैक्शन क्रिस्टल भी कह देते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल क्या करता है, ये क्रिस्टल अनपोलराइज लाइट को दो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए इसको डबल रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। एक रे ई रे होगी, एक रे ओ रे होगी। ठीक है, ई रे और ओ रे दोनों प्लेन पोलराइज लाइट होगी। प्लेन पोलराइज लाइट होने का मतलब है इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगे। ठीक है, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगे। ठीक है, और दोनों प्लेन पोलराइज होगी। ओ रे की जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्डिनरी रेस, ऑर्डिनरी रेस। ठीक है, और जो ई रे है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो ऑर्डिनरी होगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ठीक है, जो ऑर्डिनरी रे होगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, ये दोनों बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। और इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, ठीक है, वो भी अलग अलग पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ऐसे नहीं है जहाँ ई रे का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वहीं ओ रे का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, ऐसा नहीं होगा। उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो कैसा होगा। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले ये जानना है भाई जो ई रे है ओ रे है इनमें क्या डिफरेंस है, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इनमें बेसिक डिफरेंस जानने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ये जो क्रिस्टल है जो डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना को प्रोड्यूस करेगा वो क्रिस्टल किस टाइप का है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल क्या है, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है जो डबल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक ऐसा क्रिस्टल जो डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना को प्रोड्यूस करता है। डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या है हमारे पास, डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना में हमारे पास क्या है, एक अनपोलराइज लाइट दो पोलराइज लाइट में, दो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक ई रे होगी
एक ओ रे होगी, इसे हम कहेंगे डबल रिफ्रैक्शन। और दोनों प्लेन पोलराइज होगी, ठीक है, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में है, ठीक है, वो हम अभी देखते हैं। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा जो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है वो कैसा क्रिस्टल है, ठीक है, कौन से मटेरियल से बना होगा। तो जो ये क्रिस्टल है डबली रिफ्रैक्टिंग जो क्रिस्टल है वो एक टाइप से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये कैल्साइट क्रिस्टल कह देते हैं इसको, ये कैल्साइट क्रिस्टल है, ठीक है। हमें इसके बहुत ज़्यादा अंदर डिटेलिंग में नहीं जाना ये क्रिस्टल, ठीक है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इस क्रिस्टल की उसके अंदर हमें नहीं जाना, ठीक है, इसके अंदर कौन से बॉन्ड होंगे क्या होगा उस उतना नहीं जाना हमें। इसकी बेसिक हमें पोलराइजेशन से मतलब है, तो बेसिक जो पोलराइजेशन फिनोमिना है वो हो रहा है इस क्रिस्टल की वजह से, ठीक है, और वो कैसा फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, उससे हमें मतलब है। इसकी जो बॉन्डिंग है कैल्साइट क्रिस्टल की, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो मैं लिख देता हूँ। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, इट इज़ ए कलरलेस क्रिस्टल, ठीक है, ये जो क्रिस्टल है वो कलरलेस क्रिस्टल है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है, ये कलरलेस क्रिस्टल है। दूसरा इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaCO3, दिस इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस क्रिस्टल। और जो थर्ड है वह है इसका जो यूनिट्स, इसका जो सॉलिड में हम यूनिट सेल पढ़ते हैं, इसका जो यूनिट सेल है वो रोम्बोहेड्रल है, ठीक है, रोम्बोहेड्रल, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, पर हमें इससे अभी मतलब नहीं है इन सभी प्रॉपर्टी से, ठीक है, ना तुम्हारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये पूछी जाएगी। हाँ, यदि तुम, ठीक है, यदि तुम BSc वगैरह में हो और तुम्हें एकेडमिक्स के लिए करना है तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह वहाँ पे पूछ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस यही याद रखना, एक हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप का क्रिस्टल है, ठीक है, जो कैल्साइट क्रिस्टल है, जिसे डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना प्रोड्यूस करता है। और डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना बेसिकली क्या है, इसमें एक अनपोलराइज लाइट जिसके जो फील्ड वेक्टर है वो सभी का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन सेम प्रोबेबिलिटी से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब इस क्रिस्टल से पास करेंगे तो ये दो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, एक रे ओ रे होगी, एक ई रे होगी। ओ रे जो ऑर्डिनरी रेज होगी, ई रे होगी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज होगी। ओ रे है जो ऑप्टिक्स के लॉ को फॉलो करेगी, ई रे है जो ऑप्टिक्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज होगी, और दोनों प्लेन पोलराइज होगी, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल है ये कलरलेस क्रिस्टल होगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaCO3 और जिसकी यूनिट सेल है वो रोम्बोहेड्रल होगा। रोम्बोहेड्रल की तुम प्रॉपर्टीज़ देखना, सर्च करना क्या क्या है, जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे रोम्बोहेड्रल के जो भी हमारे पास लैटिस पैरामीटर है वो क्या होंगे, उनके बीच का एंगल क्या होगा, वो सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, ठीक है, कंडेंस मैटर में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक्स एक्सिस ऑफ डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, ठीक है। कोई भी क्रिस्टल है, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है हमारे पास, कोई हमारे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, वो इस शेप का क्रिस्टल हमारे पास क्यूबिक शेप का क्रिस्टल है। एक्चुअल में वो क्यूबिक शेप का नहीं होगा, मैं यहाँ पे क्यूबिक शेप का इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, एक्चुअल में क्यूबिक शेप का नहीं होगा। इसके जो ये सभी एंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसके जो सभी एंगल है जो फेसेस कवर कर रहे हैं किसी कॉर्नर पे, जिसे ब्लंट कॉर्नर कह देते हैं अपने, ब्लंट कॉर्नर, ये जो कॉर्नर होगा इसे हम कहेंगे ब्लंट कॉर्नर। ब्लंट कॉर्नर पे जो भी इंटरफेस है, जो भी फेसेस है, जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं वो सभी ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, ये सभी के सभी जो एंगल होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। तुम्हें यार देख के लग रहा होगा ये क्या चल रहा है यहाँ पे, लेकिन इस चीज़ की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एक्चुअल में क्या है, ठीक है। और तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा ब्लंट कॉर्नर क्या है, बस तुम्हें थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसे हम कहेंगे ब्लंट कॉर्नर। ब्लंट कॉर्नर क्या है, जहाँ पे जो फेसेस मिलेगी उस कॉर्नर पे, उन फेसेस का जो एंगल है उस कॉर्नर पे जो बन रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, सभी के सभी एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। इस ब्लंट कॉर्नर से हम एक लाइन पास करेंगे, ठीक है, एक सेकंड में पेन चेंज करता हूँ यहाँ पे। इस ब्लंट कॉर्नर से हम एक लाइन पास करेंगे, ब्लंट कॉर्नर से हमने एक लाइन पास की, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन से ये जो सभी फेसेस है
इस लाइन से ये जो सभी फेसेस है, जो भी फेस इस लाइन से एंगल बना रहे हैं कि ये एक हमने इस तरीके से समझो, ये हमारे पास एक क्यूब था, ठीक है। एक्चुअल में क्यूब नहीं है, वो क्यूब की तरह मान लो उसको, क्यूब है। इस क्यूब से हमने एक लाइन पास की एक कॉर्नर से, जिसे ब्लंट कॉर्नर कहेंगे। ये जो लाइन है ये सभी फेसिस से सेम एंगल बनाएगी, ठीक है। ये जो लाइन है ये ऑल फेसिस से सेम एंगल कवर करेगी। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये जो लाइन, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वो जो लाइन है एक इमेजिनरी लाइन होगी। ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन क्या करेगी, सभी फेसिस से सेम एंगल कवर करेगी, ठीक है। इस लाइन को हम कहेंगे ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक्स एक्सिस, ठीक है। इस लाइन को हम कहेंगे ऑप्टिक एक्सिस। और एक प्लेन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, जो एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करेंगे इस क्रिस्टल के अंदर जो इस लाइन को कवर करता हो और दो फेसिस को इंटरसेक्ट करता हो। मान लो एक हमने ये प्लेन ड्रॉ किया इस टाइप से, ये हमने एक प्लेन ड्रॉ किया इस क्रिस्टल के अंदर, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो प्लेन है, ये जो मैंने प्लेन ड्रॉ किया, ये प्लेन क्या कर रहा है, दो फेसिस को कट कर रहा है यहाँ पे। एक तो इस फेसिस को कट कर रहा है, ये वाला जो फेस है, और एक इस फेस को, दो अपोजिट फेस को कट कर रहा है और इस लाइन को कवर कर रहा है। इस लाइन, ये जो लाइन है ऑप्टिक्स एक्सिस, ये इस प्लेन के अंदर है। इस प्लेन को हम कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रिंसिपल प्लेन का, बस ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा था तुम्हें, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन, इसको एक बार मैं तुम्हारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। बस इतना ही समझ लो, इसमें तुम ज़्यादा अपने को डिटेलिंग में नहीं जाना, अपने को फिजिक्स पढ़नी है। आगे जो पोलराइजेशन है मेन फोकस हमारा उस पर रहेगा। देखो ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, इसको मैं दोबारा तुम्हें बता देता हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए। ये क्रिस्टल है हमारे पास, और ये मैंने क्यूब बनाया, लेकिन एक्चुअल में ये क्यूब नहीं होगा, ठीक है। इसके जो भी फेसिस है, एक कॉर्नर पे जो ब्लंट कॉर्नर, इसे हम ब्लंट कॉर्नर कहेंगे। ये जो कॉर्नर है ब्लंट कॉर्नर होगा, इस पे ये भी जो भी फेसेस मिल रही, ये जो एंगल है, ये सभी एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, ठीक है। और इस कॉर्नर से यदि हम एक लाइन पास करें, इस कॉर्नर से यदि हम एक लाइन पास करें इस टाइप की, और वो लाइन कैसे पास करेंगे हम, ये जो लाइन है ये इन सभी फेसिस से सेम एंगल कवर कर रही है, तीनों के तीनों फेसिस से सेम एंगल कवर कर रही है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास XYZ है और एक लाइन हम ड्रॉ करें ऐसे, ये जो लाइन है वो तीनों एक्सिस से सेम एंगल कवर कर रही है, ठीक है। ये एंगल सेम है, इस लाइन को हम कहेंगे ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस। और इस लाइन से हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करेंगे हम जो दो फेसिस को कट करे, दो फेसिस को इंटरसेक्ट करे और इस लाइन से भी पास हो रहा, और ये जो ऑप्टिक एक्सिस लाइन है वो इस प्लेन के अंदर हो, ठीक है। ये जो प्लेन होगा इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। ये प्रिंसिपल प्लेन होगा हमारे पास। अब देखो अब क्या होगा, इस प्रिंसिपल प्लेन के पैरेलल भी हम बहुत सारे प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल प्लेन है इसके पैरेलल भी हम बहुत सारे प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, इसके पैरेलल भी हम बहुत सारे प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पैरेलल प्लेन होंगे, जो प्रिंसिपल प्लेन के पैरेलल होंगे, वो सभी भी एक पैरेलल, वो सभी भी प्रिंसिपल प्लेन ही होंगे हमारे पास, प्रिंसिपल प्लेन। देखो प्रिंसिपल एक प्लेन तो ऐसा होगा जो ऑप्टिक एक्सिस को कवर करेगा, और बाकी इसके पैरेलल जो प्लेन होंगे वहाँ ऑप्टिक्स एक्सिस कवर नहीं होगी, लेकिन उन प्लेन को भी हम प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। मतलब हम कह सकते हैं क्रिस्टल के अंदर इन्फिनिटिव नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन होंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, जब कोई भी लाइट, जब कोई भी अनपोलराइज लाइट, ये हमारे पास सेम क्रिस्टल है, इसको थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, वहाँ दिखेगा नहीं तुम्हें। ये हमारे पास सेम क्रिस्टल है, ठीक है। ये कैल्साइट क्रिस्टल है हमारे पास। अब जब भी कोई अनपोलराइज लाइट इस कैल्साइट क्रिस्टल पे इंसिडेंट होगी, तो जिस पॉइंट पे अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होगी उस पॉइंट पे हम एक प्रिंसिपल प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होगी
उस पॉइंट पे हम एक प्रिंसिपल प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, एक प्रिंसिपल प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। और वो जो प्लेन होगा वो प्लेन ऑप्टिक्स एक्सिस को कंटेन कर भी सकता है और ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन नहीं भी कर सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो प्रिंसिपल प्लेन होगा। ठीक है। अब जब लाइट इस क्रिस्टल से पास करेगी तो वो दो पार्ट्स में उसका डबल रिफ्रैक्शन होगा। डबल रिफ्रैक्शन मतलब वो दो लाइट में, दो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक होगी हमारे पास ई रे, एक होगी हमारे पास ओ रे। ठीक है। जो ई रे होगी इसका जो फील्ड ऑफ वाइब्रेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होगा ई रेज का, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल प्लेन होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल प्लेन। और जो ओ रे का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल प्लेन होगा। बात समझ में आई? इसलिए हमें प्रिंसिपल प्लेन की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो हमें कहीं भी देखो, कोई भी क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है, ठीक है, जो अनपोलराइज लाइट को डबल रिफ्रैक्शन से दो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इस कैल्साइट क्रिस्टल पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा और उस पॉइंट पे हम एक प्रिंसिपल प्लेन को ड्रॉ कर सकते हैं। उस प्रिंसिपल प्लेन से हम डिसाइड कर सकते हैं, उस प्रिंसिपल प्लेन का एक टाइप से हमने प्रिंसिपल प्लेन को रेफरेंस ले लिया हमारा। ई रे और ओ रे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रिंसिपल प्लेन हमारा रेफरेंस है। प्रिंसिपल प्लेन के जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होंगे वो ओ रे के होंगे और प्रिंसिपल प्लेन के जो पैरेलल वाइब्रेशन होंगे, ये प्रिंसिपल प्लेन हमारा, इसके जो पैरेलल वाइब्रेशन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमारी ई रे हो। ठीक है। इसलिए ये सारी कहानी की हमने, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है। ओ रे और ई रे को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है। इसमें थोड़ा सा तुम्हें ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। हमें ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाना भाई, कैल्साइट क्रिस्टल में मतलब एटॉमिक लेवल पे या इंटरमोलिकुलर लेवल पे क्या कहानी हो रही है। ठीक है। उसके अंदर हमें नहीं जाना ज़्यादा, हमें पोलराइजेशन हो रहा है और पोलराइजेशन कैसा हो रहा है, पोलराइजेशन उसके बारे में हमें यहाँ पे नॉलेज लेनी है। प्लेन पोलराइज लाइट हमें मिल रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन का इंपॉर्टेंस हमने देख लिया। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल प्लेन? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल प्लेन का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो प्रिंसिपल प्लेन बेसिकली मैंने तुम्हें पहले ही बता ही दिया। जब भी अनपोलराइज लाइट को हम किसी भी क्रिस्टल पे इंसिडेंट करवाएंगे, कैल्साइट क्रिस्टल पे इंसिडेंट करवाएंगे, तो उस पॉइंट पे हम एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं जिसे हम प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। जैसे ये हमारे पास क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है। ठीक है। इस पे हम मान लो प्लेन पोलराइज लाइट है, इंसिडेंट करवा रहे हैं, सॉरी अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं इस टाइप से। तो जिस पॉइंट पे अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होगी उस पॉइंट पे हम एक प्रिंसिपल प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। उस पॉइंट पे एक प्रिंसिपल प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और प्रिंसिपल प्लेन के जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होंगे वो ओ रे होगी और प्रिंसिपल प्लेन के अलोंग जो वाइब्रेशन होंगे वो हमारे पास ई रे होगी। ठीक है। ये बात समझ आई। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक टर्म और है जो तुमने काफ़ी सुनी होगी, वो है निकोल प्रिज्म। व्हाट इज निकोल प्रिज्म? देखो निकोल प्रिज्म हम कह सकते हैं बेसिकली एक डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है। निकोल प्रिज्म एक ऐसा क्रिस्टल है जो डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना प्रोड्यूस करता है। जो हम कह सकते हैं जो निकोल प्रिज्म है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल। ठीक है। जो निकोल प्रिज्म है वो कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ है और कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? निकोल प्रिज्म क्या करेगा? डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना प्रोड्यूस करेगा। डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब है जो निकोल प्रिज्म है वो प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करेगा। प्लेन पोलराइज लाइट है उसका प्रोडक्शन करेगा। ठीक है। अब निकोल प्रिज्म सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस ही नहीं करता, निकोल प्रिज्म प्लेन पोलराइज लाइट को एनालाइज भी कर सकता है। ठीक है। इसका यूज़ हम एज ए एनालाइज़र भी कर सकते हैं। किसी भी लाइट को यदि हमें एनालाइज करना है, वेदर इट इज़ प्लेन पोलराइज और नॉट,
वी कैन यूज़ निकोल प्रिज्म। ठीक है, निकोल प्रिज्म देखो ये उस फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है। यदि हम प्लेन पोलराइज लाइट का प्रोडक्शन कर रहे हैं देन इट इज़ ए पोलराइज़र। ठीक है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करेगा। इफ़ वी आर यूजिंग इट एज ए एनालाइज़र, हम इसको एज ए एनालाइज़र यूज़ कर रहे हैं निकोल प्रिज्म को। ठीक है, किसी भी लाइट को एनालाइज करने में वेदर इट इज़ प्लेन पोलराइज और नॉट, उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, देन इट इज़ एन एनालाइज़र। ठीक है, ये एक एनालाइज़र है। देखो ये बना हुआ कैल्साइट क्रिस्टल से ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें कैल्साइट क्रिस्टल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि देखो जब कैल्साइट क्रिस्टल से जब लाइट पास होगी, कैल्साइट क्रिस्टल से जब लाइट पास होगी, ये हमारे पास जनरल, यदि हम इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन ना करें, एक हमने कैल्साइट क्रिस्टल ले लिया, इसको मैं 2D में बना रहा हूँ, 3D में बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे 3D है। जब यहाँ से एक अनपोलराइज लाइट पास होगी तो ये दो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक हमारे पास ई रे होगी, एक ओ रे होगी। ठीक है, ये दोनों रे अभी कंबाइन है, ये तो दिखाई अलग अलग है तुम्हें, वेलोसिटी अलग अलग होने की वजह से ये दोनों अलग अलग होगी, लेकिन ये दोनों रे कंबाइन है। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट है। जब ये दोनों रे, जब लाइट बाहर निकलेगी यहाँ से, तो स्टिल जो लाइट होगी वो अभी भी अनपोलराइज लाइट होगी। ठीक है, जो लाइट होगी, यहाँ से हमने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करवाई थी, और यदि हम इसमें कैल्साइट क्रिस्टल में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, ठीक है, तो जो बाहर लाइट निकलेगी वो अनपोलराइज होगी। यहाँ पे ये दोनों लाइट प्लेन पोलराइज रहेगी कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर। क्रिस्टल के अंदर दोनों लाइट प्लेन पोलराइज रहेगी, एक ई रे होगी, एक ओ रे होगी, दोनों प्लेन पोलराइज होगी। लेकिन जब वो बाहर निकलेगी वो अनपोलराइज लाइट ही होगी, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होगी। जब तक वो क्रिस्टल के अंदर है तब तक वो प्लेन पोलराइज लाइट है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इस कैल्साइट क्रिस्टल में, ताकि एक रे को हम यहाँ से हटा दें, अंदर के अंदर ही हम इसको बाहर निकाल लें कहीं ना कहीं किसी और तरीके से। ठीक है, जब तक दोनों अलग अलग है, अंदर दोनों अलग अलग है, जैसे ही बाहर निकलेगी लाइट वो दोनों फिर कंबाइन हो जाएगी और वो अनपोलराइज लाइट है हमारे पास। ठीक है, कैल्साइट क्रिस्टल से जैसी लाइट बाहर निकलेगी वो अनपोलराइज लाइट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम जो एक लाइट है उसको हम अलग कर लें, अंदर ही अलग कर लें। ठीक है, हम बाहर निकलने से पहले ही उसको अलग कर लें। तो उसको अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कैल्साइट क्रिस्टल है ये जो मॉडिफिकेशन करेंगे हम कैल्साइट क्रिस्टल में, और मॉडिफिकेशन के बाद जो हमारे पास डिवाइस बनेगा वो ही हमारा निकोल प्रिज्म। ठीक है, उसे ही हम निकोल प्रिज्म कहेंगे। कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, मान लो ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन है। हम क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल प्लेन के अलोंग इसको हम कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन है। हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे इसमें, ये हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन है। हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल प्लेन के अलोंग इसको इस टाइप से कट करेंगे, इस टाइप से इसको कट करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्री में हम इस निकोल प्रिज्म बनाने का अलग अलग मेथड है। ठीक है, इसको कट करेंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लेयर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कहेंगे कनाडा बेल्सम लेयर। ठीक है, एक पेस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, एक टाइप का पेस्ट होगा हमारे पास जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, मतलब ग्लास से कम हो लेकिन एक्चुअल में वो ज़्यादा विस्कोसिटी हो, जिसे हम कहेंगे कनाडा बेल्सम। ठीक है, एक हम पेस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर इसको दोबारा हम चिपका देंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया, कट किया उसको अलोंग प्रिंसिपल सेक्शन और अलोंग प्रिंसिपल प्लेन, उसको हमने कट किया। कट करने के बाद हमने वहाँ पे एक पेस्ट ऐड किया जिसे हम कहेंगे कनाडा बेल्सम पेस्ट। ठीक है, वो ऐड करने के बाद दोबारा उसको चिपका दिया। अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कनाडा बेल्सम का जो पेस्ट हमने ऐड किया, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कैल्साइट क्रिस्टल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, जो कनाडा बेल्सम है ये एक टाइप का लिक्विड ट्रांसपेरेंट, ये एक टाइप का ट्रांसपेरेंट लिक्विड पेस्ट है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस कनाडा बेल्सम पेस्ट का वो है 1.55।
ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा 1.55। ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होगा, देखो इसका यूज़ क्या होगा, कैसे इसको ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है। कनाडा बेल्सियम लेयर को हमने यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसको हम कहेंगे निकोल प्रिज्म, इसे हम कहेंगे निकोल प्रिज्म। ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली जो कैल्साइट क्रिस्टल था उसको पहले हमने प्रिंसिपल सेक्शन के अलोंग कट किया, बीच में से कट करके वहाँ पे हमने एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है उसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। उसको हमने दोबारा पेस्ट कर दिया। ठीक है। पहले देखो, इसके पहले 2 सेक्शन कर लिए, एक फर्स्ट सेक्शन, 2 सेकंड सेक्शन। यहाँ पे हमने एक लेयर ऐड कर दी कनाडा बेल्सियम की, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये हमारे पास निकोल प्रिज्म तैयार हो गया हमारा। ठीक है। ये हमारे पास लेयर है, कनाडा बेल्सियम की लेयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। ये प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल है। ठीक है। यहाँ से एक अनपोलराइज लाइट आई है हमारे पास, 2 पार्ट में डिवाइड होगी अनपोलराइज लाइट, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक ई रे एक ओ रे। ई रे के जो प्लेन ऑफ ई रे के जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है वो ये जो प्रिंसिपल सेक्शन है, ये जो प्रिंसिपल प्लेन है इसके अलोंग होंगे। ठीक है। और ओ रे है इसके जो वाइब्रेशन है, इसको मैं थोड़ा अलग अलग बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये ओ रे को थोड़ा सा नीचे में बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये ओ रे, इसके जो फील्ड ऑफ वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर को मैंने डॉट से दिखा दिया। और जो ई रे है इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है पैरेलल टू द प्लेन है। ठीक है। बात समझ में आई। अब क्या होगा, जो ई रे है और ओ रे है दोनों के लिए जो कैल्साइट क्रिस्टल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ई रे के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट फॉर ओ रे। ठीक है। ओ रे के लिए जो कैल्साइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा 1.658 और ई रे के लिए जो कैल्साइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा 1.486। ठीक है। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ई रे के लिए, कैल्साइट मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये हमें पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है 1/λ²। ठीक है। और दोनों की वेवलेंथ अलग अलग होगी, ई रे की और ओ रे की। ठीक है। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है, तो हमारे पास वेवलेंथ अलग अलग होगी यहाँ पे 1.658 फॉर ओ रेस। अब हमें पता है, देखो ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, कनाडा बेल्सियम का है 1.55। ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ओ रे है वो देखो क्या कर रही है, डेंसर मीडियम से, यहाँ पे है 1.65558 ओ रे के लिए। ठीक है। और वो क्या कर रही है, कनाडा बेल्सियम में एंटर कर रही है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा से कम की तरफ वो मूव कर रही है। ठीक है। मतलब जो ओ रे है वो डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है, मतलब इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम करवा सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम इसका करवा सकते हैं। मतलब ओ रे है, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और ये उसी मीडियम में लौट जाएगी वापस, कैल्साइट मीडियम में। और ई रे है वो डायरेक्ट सीधी निकल जाएगी, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये हमें सीधी निकल जाएगी। अब जो हमें बाहर लाइट मिलेगी वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी और ये ई रे होगी। और यदि हम इस डायरेक्शन में देखें तो ये हमारे पास ओ रे होगी, ऑर्डिनरी रेस। ठीक है। इस टाइप से हम दोनों रे को अलग अलग कर लेंगे। तो बेसिकली बात समझ आई, डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या है। इसमें एक हमारे पास कैल्साइट क्रिस्टल होगा, ठीक है, जो डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना प्रोड्यूस करता है। ठीक है। उस कैल्साइट क्रिस्टल में थोड़ा सा हमने ब्लंट कॉर्नर वाला देखा था, ऑप्टिक्स एक्सिस देखा था, प्रिंसिपल सेक्शन, इन सबको समझा था हमने, और इनके बेसिस पे हमने ई रे और ओ रे को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया था। उसके बाद ये प्रॉब्लम ये आ रही थी भाई, डायरेक्ट कैल्साइट क्रिस्टल का हम यूज़ करेंगे तो हमें डायरेक्ट प्लेन पोलराइज लाइट नहीं मिलेगी, हमें अनपोलराइज लाइट ही मिलेगी आफ्टर जो कैल्साइट क्रिस्टल से बाहर निकलने के बाद। ठीक है। लेकिन तो हमने एक मॉडिफिकेशन किया इसमें, हमने क्या किया, अबाउट प्रिंसिपल सेक्शन के अबाउट हमने उसको 2 पार्ट में कट कर लिया,
कट करने के बाद एक लेयर इंट्रोड्यूस की जिसे कनाडा बेल्सम लेयर कहेंगे। एक लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.55 है, ठीक है। तो ओ रे के लिए जो कैल्साइट क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.658 है और ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.486 है, ठीक है। तो क्या होगा, ओ रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है और ई रे है रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से ओ रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे टोटल इंटरनल वो डिपेंड भी करेगा हमने इंसिडेंट एंगल क्या लिया है, उस पर भी डिपेंड करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि इंसिडेंट एंगल हमारा प्रॉपर है, सही तरीके से है, तो वो ओ रे है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, एक दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ई रे डायरेक्ट निकल जाएगी। तो ये एक फिनोमिना है, ठीक है, जहाँ से हम प्लेन पोलराइज लाइट है वो उसको कन्वर्ट, अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास डिवाइस है इसे हम कहेंगे निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, ठीक है, बात समझ में आई। इसे हम कहेंगे निकोल प्रिज्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब डिस्कस करते हैं मेलस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन हम जब पोलराइजेशन हम कंप्लीट कर लेंगे उसके जितने भी क्वेश्चन हैं नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, ठीक है, वो एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, चाहे जो गेट में पूछे गए हैं, नेट में पूछे गए हैं, ठीक है। एक बार अपने थ्योरी पार्ट है वो इसका कवर करते हैं। देखो मेलस लॉ क्या है, ठीक है। देखो मेलस लॉ एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है मेलस लॉ, हमारे पास कोई अनपोलराइज लाइट है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब क्या करते हैं, इस अनपोलराइज लाइट को जब हम एक निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं या किसी पोलराइजर से पास करवाते हैं, निकोल प्रिज्म को हम पोलराइजर भी कह सकते हैं, जब इसको हम प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने के लिए काम में ले रहे हैं, निकोल प्रिज्म को जब हम प्लेन पोलराइज लाइट प्रोडक्शन के काम में ले रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट के प्रोडक्शन में काम में ले रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे पोलराइजर, तो इसे हम कहेंगे पोलराइजर, ठीक है, इसे हम कहेंगे पोलराइजर। अब ये एक पोलराइजर है तो हमने यहाँ पे एक निकोल प्रिज्म रखा, इसको डायरेक्ट ऐसे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जो निकोल प्रिज्म से निकलने के बाद लाइट है वो एक प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका मतलब है उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा वो हम डिसाइड करेंगे पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर। एक पोलराइजर की एक पास एक्सिस होगी, ठीक है, एक एक्सिस होगी जिसे हम पास एक्सिस कहेंगे, उसके अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाइब्रेट करेगा। अब वो पास एक्सिस वो उसके प्रिंसिपल जो सेक्शन है उस पर डिपेंड करती है, उसका प्रिंसिपल सेक्शन कहाँ पे, उसका प्रिंसिपल प्लेन किस डायरेक्शन में अलोंग है और हमारी जो अनपोलराइज लाइट है वो कैसे कन्वर्ट हुई थी, मतलब अनपोलराइज लाइट है वो किस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई थी और हमने जो प्रिंसिपल उसको कट किया है, निकोल प्रिज्म को प्रिंसिपल सेक्शन के अलोंग कट किया है, वो किस डायरेक्शन में कट किया उस पर वो पास एक्सिस डिपेंड करेगी, ये इसे हम कहेंगे पास एक्सिस, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी लाइट निकोल प्रिज्म से या किसी पोलराइजर से पास होगी, प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट होगी, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में निकोल प्रिज्म की पास एक्सिस है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में पास एक्सिस है तो हमें जो लाइट मिलेगी वो प्लेन पोलराइज होगी और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इसकी पास एक्सिस है, इसे हम कहेंगे पास एक्सिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब लाइट है वो प्लेन पोलराइज है और ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये एक प्लेन पोलराइज लाइट है। अब हमें पता है निकोल प्रिज्म से, अब मान लो जो अनपोलराइज लाइट थी उसकी इंटेंसिटी आई नोट थी, जब वो निकोल प्रिज्म से या पोलराइजर से पास होके निकली थी तो उसकी इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाएगी। क्यों हाफ हो जाएगी, क्योंकि जो रे है वो डबल रिफ्रैक्शन से दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी, ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन से दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी, एक ई रे एक ओ रे, तो इंटेंसिटी है वो जस्ट इसकी हाफ हो जाएगी। तो ये याद रखना, कोई भी अनपोलराइज लाइट है जब उसको हम प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाएगी,
ठीक है, उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे अब मान लो हमने यहाँ पे एक और निकोल प्रिज्म रख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ मैं। हमने यहाँ पे एक और निकोल प्रिज्म रख दिया। अब प्लेन पोलराइज लाइट जब इस निकोल प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी, अब ये पोलराइजर की तरह काम नहीं करेगा, अब ये एनालाइजर की तरह काम करेगा। अब ये एनालाइज करेगा कि वो जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज है या नहीं है। ठीक है, इसकी भी एक अपनी पास एक्सिस होगी, इसकी भी अपनी एक पास एक्सिस होगी। अब जो पोलराइजर और एनालाइजर की पास एक्सिस में कितना एंगल है, एनालाइजर और पोलराइजर की पास एक्सिस में कितना एंगल है, तो जो लाइट एनालाइजर से निकलने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो होगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ एकदम, पोलराइजर एंड एनालाइजर, और सिंपल लैंग्वेज में ही तुम समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने, एक अनपोलराइज लाइट थी हमारे पास, अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास किया, प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो गई, इंटेंसिटी इसकी हाफ हो गई थी। ठीक है, I0 थी अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी, I0/2 है प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी। अब क्या हुआ, जब ये इसको हम एनालाइजर से पास करवाएंगे, अब एनालाइजर की भी एक पास एक्सिस होगी, एनालाइजर की पास एक्सिस और पोलराइजर की पास एक्सिस, ये मान लो एनालाइजर की पास एक्सिस है हमारे पास, ये पोलराइजर की पास एक्सिस है। ठीक, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, क्या दोनों पैरेलल है, क्या दोनों किसी एंगल पे हैं, मान लो या दोनों परपेंडिकुलर है, या किस एंगल पे, दोनों के बीच में क्या एंगल है। ठीक है, वो जो एंगल होगा उसके कोस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगी यहाँ पे जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, उसकी जो लाइट निकलेगी यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसे हम कहेंगे मेलस लॉ आफ्टर एनालाइजिंग। ठीक है, जो एनालाइजर है उससे लाइट निकलने के बाद उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है I=I0/2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, और I0 है इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट, ये याद रखना, I0 है इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट। अब देखो कई जगह तुम्हें बुक्स में ये लिखा मिल जाएगा मेलस लॉ I=I0 cos स्क्वायर थीटा, तो उस जगह ये ध्यान रखना वहाँ पे जो I0 है वो इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट है। ठीक है, जो बुक में तुम्हें कई जगह मिल जाएगा I=I0 cos स्क्वायर थीटा, वहाँ पे जो I0 है वो इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट है। ठीक है, समझ आ रही है बात, इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, और यहाँ पे I0 अपने ले रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट। यदि इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट I0/2 को अपने कुछ और लिख लेते हैं, I' लिख लेते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा I=I' cos स्क्वायर थीटा। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, नाम कुछ भी दे सकते हो तुम, I0 दे दो, I0/2 लिख दो या I' लिख दो। ठीक है, उस चीज़ में कंफ्यूज मत होना तुम, और ये क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होती है तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो दिस इज मेलस लॉ। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगा। अब देखो मान लो ये हमारे पास पोलराइजर है, ये हमारे पास पोलराइजर है, इसमें केस डिस्कस कर लेते हैं। ये इसकी पास एक्सिस है, और मान लो ये जेड, ये वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, और ये हमारे पास एनालाइजर है, ये हमारे पास एनालाइजर है। पोलराइजर से एक लाइट आ रही है, मान लो जब लाइट निकलेगी तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो पोलराइजर, जो पास एक्सिस है पोलराइजर की, उसके अलोंग ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में। मान लो एनालाइजर है वो पोलराइजर से 30 डिग्री की, ये मान लो वाई एक्सिस थी, तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है वो, दोनों की पास एक्सिस में एंगल कितना है, 30 डिग्री। यहाँ इंटेंसिटी मान लो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी I0 थी, ये अनपोलराइज लाइट थी, इसकी इंटेंसिटी I0 थी। यहाँ इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2
अब यहाँ लाइट निकलेगी बाहर एनालाइजर से, तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी, I0/2 cos स्क्वायर 30। अब वो क्वेश्चन में उसने ये कहा भाई वो वाई एक्सिस से 30 एंगल बना रहा है, एनालाइजर की जो पास एक्सिस है वो वाई एंगल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया I0/2 cos स्क्वायर 30, क्योंकि दोनों पास एक्सिस के बीच में एंगल कितने हैं, 30। यदि वो ये कहता कि जो एनालाइजर की पास एक्सिस है, पास एक्सिस को P से भी लिख देते हैं P1 और ये P2, ठीक है, पास एक्सिस को हम P से लिख देते हैं, P1 है पोलराइजर की पास एक्सिस, P2 है एनालाइजर की पास एक्सिस। यदि वो ये कह देता भाई जो P2 है वो जेड एक्सिस, मान लो ये जेड एक्सिस है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है वो जेड एक्सिस है, मान लो जो P2 है वो, सॉरी ये जेड है, इसको अलग से बनाऊँ क्या यार मैं, ये थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो रहा है, इसको अलग बनाता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास है, ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, ये हमारे पास पोलराइजर है, ये इसकी पास एक्सिस है जो वाई एक्सिस के अलोंग है, ये एनालाइजर है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रही है वेव ऐसे, ठीक है। तो वो ये कह दे भाई जो एनालाइजर की पास एक्सिस P2 है वो एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स एक्सिस से वो 30 का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमें देखो वो जो थीटा था आई, यहाँ पे इंटेंसिटी I0 है, यहाँ पे I0/2 है, तो जो I होगा यहाँ पे वो होगा I0/2 cos स्क्वायर 30। अब 30 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, P1 और P2 के बीच में एंगल कितना है। अब एंगल ये वाला होगा, ये वाला एक्चुअल में ये वाई एक्सिस के अलोंग है एक एक्सिस, ये P1 है हमारे पास जो वाई एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पे यदि 2D में बात करूँ ये P1 है, और जो हमारा P2 है वो एक्स एक्सिस से 30 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपस में क्या एंगल है इन दोनों का, आपस में 60 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा I0/2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे इन चीज़ का थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द मेलस लॉ, ठीक है। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। 3 हमारे पास, एक निकोल प्रिज्म एक हो गया, फिर एक एनालाइजर हो गया, फिर एक और एनालाइजर रख दिया हमने तो क्या होगा, एक और एनालाइजर रख दिया तो क्या होगा, सभी के अलग अलग एंगल है। ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझ लो बस, ये मेलस लॉ है तुम्हारा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मेलस लॉ, ठीक है। और पास एक्सिस समझ में आ गया ना, पास एक्सिस जिसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो वाइब्रेट करेगा जब वो उससे बाहर निकलेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे पास एक्सिस। ओके।